लास्ट टॉपिक करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारे 6 चैप्टर का। हमने पूरा 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पिछली वीडियो को आप देख के आएंगे। और पिछली वीडियो में कौन सी वीडियो, म्यूचुअल जो कोफिशिएंट वाली वीडियो थी, आप उसको पहले देख के आइएगा। यदि आप उसको देख के आएंगे ना, तो ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो पहले टॉपिक का नाम देख लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स। टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन में कैसे होंगी, पहले उनको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक हमारी प्राइमरी कॉइल होगी, एक हमारी सेकेंडरी कॉइल होगी, और वो कैसी होंगी, कोएक्सियल, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ एक ही जगह पर बनी होंगी। पहले प्राइमरी होगी और उसके ऊपर हमारी कौन सी होगी, सेकेंडरी कॉइल होगी। आप अपनी बुक में भी डायग्राम देख सकते हो, ऐसा बना हुआ है। इसमें क्या है, आपकी पहले प्राइमरी कॉइल बनी हुई और उसके कोएक्सियल, कैसी कोएक्सियल बनी हुई है हमारी कौन सी, सेकेंडरी कॉइल। इस तरह से हमारी सेकेंडरी कॉइल बनी हुई है और इसी के कोएक्सियल हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कैसी, कोएक्सियल। मतलब कि यदि कैसी, देखिए आप ये डायग्राम कैसे बना हुआ है, एक ऐसी बनी हुई, ये मान लीजिए हमारी प्राइमरी कॉइल है, और इसके क्या है, सेकेंडरी कॉइल कैसी बनी हुई है, इसके ऊपर से इस तरह से ये हमारी कौन सी, सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर बनी हुई है। इस तरह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी बनी हुई, मतलब कि एक के ऊपर से दूसरी हमारी बनी हुई। तो कैसे डायग्राम बना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमको इसको करना क्या है। तो इसके लिए हमने थ्योरी लिखी है, क्या लिखा है, लेट द कोएक्सियल कॉइल्स हैविंग ईच ऑफ लेंथ एल। जो है यहाँ पर कोएक्सियल हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ली है, उनकी लेंथ कितनी मान ली हमने, एल मान ली। और लेट P1 P2 और प्राइमरी कॉइल, जो P1 P2 कौन सी हमारी प्राइमरी कॉइल है, एंड S1 S2 और सेकेंडरी कॉइल, और जो S1 S2 है वो हमारी कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल है। लेट N एंड N2 आर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिव। मतलब कि जी रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो N1 है वो किसके लिए, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल की, और जो N2 है वो नंबर ऑफ टर्न किसके लिए, सेकेंडरी कॉइल के। मतलब जो प्राइमरी कॉइल की हमारी टर्न है वो कितनी है, N1 है, और जो सेकेंडरी कॉइल है, सॉरी ये N1 है, और जो सेकेंडरी कॉइल इसकी नंबर ऑफ टर्न कितनी है हमारी, N2 है। तो इस तरह से ये लिखी हुई है। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिव, ये हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाला म्यूचुअल कोफिशिएंट वाला, जो म्यूचुअल कोफिशिएंट वाला हमने किया था, वो ऐसा ही इसमें डेरिवेशन चलने वाला है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, लेट प्राइमरी कॉइल एरिया ऑफ अ कंजर्वेशन ए। मतलब प्राइमरी एरिया, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, समझते हैं पहले। यदि आप कोफिशिएंट वाला पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी एक कॉइल ऐसी होती थी, उसमें इस तरह से होती थी। ये आपको समझना, ये यार ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या, बैटरी दे दी, और ये यहाँ पर के क्या है, ये टैपिंग की है। टैपिंग की का मतलब क्या होता है, ऐसे हमको टैप कर दें तो ये चालू हो जाएगी, यदि टैप करना हटा दें तो ये बंद हो जाएगी, मतलब सर्किट ऑफ हो जाएगी या सर्किट ऑफ ऑन हो जाएगी। और इसमें क्या किया हमने, करंट आई फ्लो करा दिया। और एक हम दूसरी लेते थे यहाँ पर कॉइल, इससे क्या करते थे, हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते थे। तो यदि आप पिछला वाला टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होगा। और यहाँ पर ये कौन सी होती थी हमारी, ये S1 होती थी, ये S2 होती थी, और ये P1 होती थी, और ये P2 होती थी। तो यहाँ पर होता क्या था, देखिए यहाँ से हमारा क्या होता था, करंट फ्लो होता था इस वाली में। और जो करंट फ्लो होता है वो कैसे होता है, ये आपको यदि पिछला टॉपिक आप हमसे पढ़ के आ रहे हैं और हमसे किसी से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा, करंट ना एकदम से इंक्रीज होता और ना ही करंट एकदम से डिक्रीज होता। मतलब कि यदि मैं आप टैपिंग को हटा दूं और करंट डिक्रीज हो जाएगा तो करंट एकदम से जीरो तक भी नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे वो जीरो तक पहुंचेगा। और यदि मैं इसको टैप कर देता हूं तो करंट जो है हमारा वो धीरे धीरे करके ही इंक्रीज होगा ना, मतलब कि जो करंट होता है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है और धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। तो इस चीज़ से होगा क्या, हमें देखिए, यदि मैं यहाँ से इस टैपिंग की को टैप कर देता हूँ तो यहाँ से क्या, करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट फ्लो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा, क्योंकि करंट धीरे धीरे पास हो रहा है, तो धीरे धीरे पास होने से होगा क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा। और EMF इंड्यूस होगा तो इसमें क्या होगी, हमारी इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको सब काम आने वाला, नहीं तो आप पिछली वीडियो में सब पढ़ के आ रहे हैं। और यदि ये सब आपको टॉपिक पता है तो आप यहाँ थोड़ी इसके वीडियो कर सकते हैं।
तो इस तरह ये यहाँ पर क्या बन गई हमारी, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होता है, जो ये वाली कॉइल जो सेकेंडरी कॉइल थी वो इस कॉइल से क्या है लिंक हो गई, मतलब फ्लक्स लिंक हो गया, मतलब जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, और क्योंकि इस पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाली सेकेंडरी कॉइल पर इसकी वजह से आ गई, तो इस पर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी आ गया, क्योंकि इस पर ईएमएफ इंड्यूस हो चुका था ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसी पर भी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंडरी कॉइल पर भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, करंट हमने किसको दिया, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल को दिया। करंट किसको दिया हमने, प्राइमरी कॉइल को दिया। और यदि मैं इसके ईएमएफ को, इस वाले को हम φ1 मान लेते हैं, और इस पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसको हम कितना मान लेते हैं, φ2 मान लेते हैं। तो आप एक चीज़ खुद ही सोचिए, हमने करंट किसको दिया था, φ1 को दिया था, मतलब करंट तो हमने इस प्राइमरी कॉइल को दिया था। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड φ1 पे हुआ है वो सेम हमारा ईएमएफ इस पर भी हुआ हो, क्योंकि करंट तो हमने इसको ही दिया था, करंट तो सेम रहेगा हर पॉइंट के लिए, लेकिन जो सेकेंडरी है उस पर इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट आ गया। तो यही है, जो करंट है वो सबके लिए सेम है। तो जो हमने पिछले वाले में किया था, क्या किया था, φ2 था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे I1 था। ये कैसे किया था, क्योंकि ईएमएफ दोनों के सेम थे, और करंट क्या था प्राइमरी कॉइल में दिया था, और उसी की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। तो इसी तरह से मैंने इस टर्म को लिख दिया था। और एक दूसरी बात जो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइमरी कॉइल एरिया ऑफ कंजर्वेशन इन, मतलब कि यहाँ पर हम एक चीज़ का यूज़ करने वाले हैं कि जो एरिया है, मतलब जो एरिया हम लेंगे अभी, वो किसका लेंगे, हम हमेशा इस प्राइमरी कॉइल का लेंगे। क्यों लेंगे, सेकेंडरी का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप ही सोचिए करंट फ्लो किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, और ये हमारी ऐसी कैसी प्राइमरी कॉइल अभी सेकेंडरी को अलग अलग है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप सोचिए एक के ऊपर दूसरी बनी हुई है, तो हम एरिया किसका लेंगे, जिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, I1 की वजह से बनेगी ना प्राइमरी 1 पे, क्योंकि प्राइमरी 1 पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तभी तो सेकेंडरी कॉइल पे हमारा ईएमएफ आएगा। तो इससे क्या होगा, जो एरिया होगा वो भी किसका होगा, हमारा प्राइमरी कॉइल का ही हम लेंगे। तो एरिया यहाँ पर किसका है, बस प्राइमरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का अपना कोई एरिया नहीं है। एरिया किसका है, बस अपना इस प्राइमरी कॉइल का। और करंट किसका लेंगे हम, I1 है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे φ2 के। φ2 क्या है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है हमारे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है जिस पे φ2 पे, मतलब जो सेकेंडरी कॉइल पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू φ2, और जो हमारी सेकेंडरी जो प्राइमरी हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी, φ1 है। तो इतना आपको समझ में आया। आप क्या करेंगे, और हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये आपको बात बतानी जरूरी थी, इसलिए आपको ये समझा दिया। अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा वी नाउ दैट फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, तो फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। जो करंट फ्लोइंग प्राइमरी कॉइल पे हो रहा है, जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। मतलब कि जो अभी यहाँ पर हमने लिखा था φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I1 पे, मतलब जो करंट I1 इस प्राइमरी कॉइल पे फ्लो हो रहा है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, इतनी देर मैंने आपको समझाया, आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कौन सा, कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट कौन सा आएगा, हमारा m आएगा। और m को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कौन सा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये आता है आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, देखिए ये हमने एक क्वेश्चन 1 नाम दे दी। अब आपको जो पिछला वाला टॉपिक है उसमें करके आए थे, जो हमारा फाई होता है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, BA cos थीटा होता है। ये आपको पता है यदि आप पिछला टॉपिक देख के आ रहे हैं। और वहाँ पर थीटा कितना होता था, हमारा 0 डिग्री होता था। क्यों होता था, चलो एक बार और बता देते हैं। जो यहाँ पर जो रिंग बनती है वो असल में बोर्ड पे तो ऐसे दिख रही हैं, लेकिन वो कैसे दिखती हैं, ऐसी, मतलब जो चूड़ी रहती है बैंगल सी, उस तरह से वो कॉइल ऐसी ऐसी होती हैं। तो आप सोचिए, मतलब इस तरह से ये कॉइल हैं, और आपको पता है जो कॉइल होती हैं उन पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसा होता था, इस तरह यूनिफॉर्मली इस तरह से ये लाइन बनी होती, मतलब इस तरह से इस तरह। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो यहाँ पर कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और एरिया वेक्टर आप कैसे लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर BA दिया, A का मतलब क्या है, यहाँ पर एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर आपको पता है, मान लीजिए ये हमारी कॉइल क्या है, एक कॉइल है,
मतलब सर्कल में, लेकिन ऐसा भी हाथ के रूप में आप समझ सकते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, या तो हम ऐसा ले सकते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, तो या तो हम ऐसे ले सकते हैं या हम ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे, इसको इस डायरेक्शन में लेंगे। ऐसा क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसी कारण से हम जो हमारा एरिया वेक्टर है वो किस तरफ लेंगे, इस तरफ लेंगे। तो ये क्लियर है। तो यदि ये एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में हो गई, जो कि यहाँ पर मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, जो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही वो भी यही हो रही। तो यहाँ पर जो थीटा है हमारा वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। बात समझ में आई। अब आपको थीटा भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब जो हमारा थीटा 0 हो गया और cos 0 कितना होता है हमारा, जो cos 0 की वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, 1 होती। तो यहाँ से कितना बच गया हमारा फाई, और यहाँ से कितना आ गया हमारा बी ए, और जो हम ये सब निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न के लिए निकाल रहे हैं। तो ये n नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा। और ये सब किसके लिए, फाई 2, मतलब जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में उसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा हमारा फाई 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फाई 2 लिखा था ना, इसलिए यहाँ पर फाई 2 लिखा है। और जो नंबर ऑफ टर्न है, मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्न इस तरह से ये घूमी नहीं है, इस तरह इस तरह इस तरह, ये क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्न है। तो ये भी हम किसके लेके चलेंगे यहाँ पर, सेकेंडरी कॉइल की। तो N2 आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, आपको पता है करंट किस में है, प्राइमरी कॉइल में। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसकी, 1 की, मतलब कि प्राइमरी कॉइल की। और एरिया तो पता है आपको, सिर्फ एक के पास है, किसके पास, हमारी प्राइमरी कॉइल के पास। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर लग देंगे। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी फाई 2 N2 B1 A। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, तो आपको अब एक और याद आ रहा होगा, कौन सा वाला, एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड याद आ रहा होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता क्या है हमारा, वो होता है क्या हमारा, B इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई होता है। ये आपको पता है। लेकिन यदि हम इस डेरिवेशन के लिए करें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर B1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पता है करंट किस में है, प्राइमरी कॉइल में। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, प्राइमरी कॉइल की होगी। तो म्यू नॉट वैसा का वैसा। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न भी किसके लिए आएंगे हमारी, अब क्योंकि करंट I1 ने फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर ही हम किसके लेंगे, नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर हम N1 के लेके चलेंगे। और आपको पता है जो N होता है वो किसके होता है, जो हमारा N होता है वो इजिकल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के लिए हमारा N इक्वल होता है। तो ये हमारा जो N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम, ये हमारा करंट कहाँ पर, यहाँ पर करंट तो बस एक ही है। तो ये हमारा करंट कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो B1 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट N 1 अपॉन में L, ये I1। और इसको आपका करना है इक्वेशन 3 नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। ये आपको यहीं पर नोट करना है, ये आपको यहीं से नोट कर लेना है। ये वाली यहाँ पर ये लाइन लिखनी है और इसको नोट कर लेना। ये सब कुछ कैसे लिखा आपको पता है, करंट I1, सिर्फ करंट तो हमारा एक ही है जो प्राइमरी कॉइल में हो रहा है। और नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर किसके लिए, हमने फर्स्ट की बात की है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही में B1 में, तो ये हमने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी है, और जो हमारी इक्वेशन सेकेंड आई थी वो यहाँ से मैंने मिटा दी, लेकिन आपने नोट करी होगी। तो मैं इसको यहाँ पर याद करने के लिए एक बार और लिख देता हूँ। तो वो क्या थी हमारी, फाई 2 में इजिकल टू में क्या था, नंबर ऑफ टर्न सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी थी, 1 की थी, और एरिया A था। ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो B1 है हमारा वो इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट
इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, जो b1 की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए phi2 कितना आ जाएगा, ये phi2 आ जाएगा हमारा, यहाँ से कितना आ जाएगा n2 तो आ ही जाएगा, और b1 की वैल्यू यहाँ से पुट होगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा म्यू नॉट n1 l, और वहाँ पर कितना है हमारा I1 है, और ये हमारा a आ जाएगा। इतनी हमारी यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमारा phi2 कितना आ गया n1 n2 म्यू नॉट l I1 a। ये हमारी, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 बना के आए थे हम अभी थोड़ी देर पहले, तो आप यदि आप नोट करते चल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, नोट करके आइएगा पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम बना के आए थे वो क्या थी, phi2 इज इक्वल टू में क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन में I1 था। तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो हमने अभी बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन की एक साइड इक्वल है, मतलब यहाँ पर भी phi2 है और यहाँ पर भी phi2 है, तो इनकी ये वाली साइड भी इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि ये वाली साइड तो इक्वल हो गई, और ये वाली साइड भी इक्वल आ जाएंगी। तो मैं यदि इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, m I1 इज इक्वल टू में n1 n2 म्यू नॉट l I1 a। तो यहाँ से होगा क्या, जो I1 है हमारा वो I1 से कैंसिल हो जाएगा, और जो m की वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी आएगी, n2 म्यू नॉट a अपॉन में l। ये हमारा यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया। समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी डेरिवेशन था, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ऐसे इसको करना था, ये हमारा लास्ट टाइम फार्मूला आ गया। बोर्ड छोटा पड़ जाता है इसलिए इसको मिटा मिटा करना पड़ता है। उसी के साथ हमारा टॉपिक और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो उसके साथ हमारा वो चैप्टर ख़त्म होता है, तो अब हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर कल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक हमने 6 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट बना लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।